गुड इवनिंग, राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके विषय में सीटेट 2015 के पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। किस ईयर के पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं भाई? 2015 के पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं। 2015 में आपके जो सितंबर में पेपर पूछा गया था, उस सितंबर के पेपर का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अपने साथियों को एक बार शेयर कर दो मेरे दोस्त, जिससे हम लोग अपनी क्लास को अच्छे से शुभारंभ कर सकें। तो चलिए, बिना देर किए हुए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सेशन को शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जो हमारे क्वेश्चन होंगे, जो गद्यांश होंगे, जो पद्यांश होंगे, उनको एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने इस सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अपने साथियों को जोड़ लो भाई। आज का सेशन आपका आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं लेके आऊं, इसके पहले एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोग क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सकें। आइए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर करना प्रारंभ करें। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भाषा सीखने की कौन सी विधि, इसकी बात कर रहा है भाई। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो अब आपको बताना है वो कौन सी विधि है जो मातृभाषा को बिना माध्यम बनाए दूसरी भाषा को हम सीख सकते हैं। दूसरी भाषा को हम सीख सकते हैं, वो कौन सा माध्यम है भाई, वो कौन सी विधि है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनुवाद विधि है, द्विभाषी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है या प्रत्यक्ष विधि है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये अनुवाद विधि है? अगर आप अनुवाद विधि पे जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप द्विभाषी विधि पे जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप अप्रत्यक्ष विधि पे जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लगाया होगा प्रत्यक्ष विधि, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। कौन सी विधि मेरे प्यारे बच्चे? प्रत्यक्ष विधि लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न को विधिवत पढ़िएगा। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, आंसर गलत। खेल में आनंद आता है, आंसर गलत। खेल में शारीरिक विकास होता है, आंसर गलत। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। क्या देते हैं बेटा? एक खेल आपको भाषा को क्या दे रहे हैं? विस्तार दे रहे हैं। ये 2 नंबर आपका राइट आंसर है, बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। हमारे किसी भाई बहन का अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक हमारे किसी भाई बहन का आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है।
पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है भाई? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का क्या उद्देश्य नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अव्यक्त के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। मेरे प्यारे बच्चे, पाठ के अंत में अभ्यास आपका क्यों दिया जाता है और गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा का विस्तार ये तो होता है, सृजनात्मकता का विकास करना ये भी होता है, बच्चों की अव्यक्त को अवसर प्रदान करना ये भी होता है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। जहां याद करवाने की बात होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो पॉइंट आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। जहां पे नेगेटिव बात आती है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? ये 4 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या हो? सरल भाषा हो केवल, ये ऐसा नहीं है। क्या हो भी? पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, एक भी गलत बात है बेटा। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, पाठ पर आधारित नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प, या 2 नंबर जिस बच्चे का आंसर आया होगा 2 नंबर या बी विकल्प, उस बच्चे का आंसर क्या है? सही है। क्या है? सही है। बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? कुछ न कुछ बच्चा उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। क्या होगा? उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। पॉइंट नंबर 5, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, किसकी बात कर रहा है? भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल के विकास के लिए, किस कौशल के विकास के लिए भाई? मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, किसी विषय पर चर्चा करना सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ पे। तो भाई किसी विषय पर चर्चा करना, इससे तो बच्चे की भाषा का क्या होगा? विकास होगा ना। तो ये तो आपका सही आंसर है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये भी आपका सही आंसर है। प्रश्नों के उत्तर पूछना या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, अपनी बात को कहने का पूरा अवसर देना, मौका देना। यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर पूछना, यही आपका निगेटिव है बेटा। तो आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। मेरे प्यारे बच्चे, व्याघात से आशय क्या है? तो यहाँ पे व्याघात शब्द को अगर हम तोड़ दें तो हमें मिलेगा वी धन आघात। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे? वी धन आघात। वी मतलब विशेष आघात जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याघात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे हम क्या कहेंगे? व्याघात कहेंगे। यहाँ पे कह रहा भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। किस भाषा का व्याघात भाई? मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात
व्याघात से आशय यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आघात करना। आघात करने की जब बात आती है तो यहाँ पे भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होगा कि नहीं होगा, या पूर्ण रूप से होता है या आंशिक रूप से होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए होता है। क्या होता है बेटा? भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे दोस्त? डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगर आपने भी आंसर यहाँ पे डी लगाया है तो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस व्याघात में कोई संधि पूछ लेता तब क्या बताते आप? अगर इस व्याघात शब्द में संधि पूछ लेता तब क्या बताते? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि है। इसी तरह से गद्यांशों में से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? आप बताएंगे यण संधि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। भाषाई कौशलों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तेजी से हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखो बेटा, सत्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सत्य की बात कर रहा है। भाषाई कौशल आपके 4 होते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, भाषाई कौशल एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, ये याद रखिएगा। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत है बेटा। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई कौशल जो हमारे होते हैं कैसे सीखे जाते हैं? एक क्रम से सीखे जाते हैं। कैसे सीखे जाते हैं बेटा? एक क्रम से सीखे जाते हैं। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? एक क्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, सुनना। भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? एक तो आपका सुनना है, दूसरा क्या है? बोलना है, और क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सुनना हो गया, बोलना हो गया। इसके अलावा 2 कौशल और आपकी बचते हैं। वो 2 कौशल कौन कौन से हैं? तीसरा क्या होता है बेटा? पढ़ना होता है। और चौथा क्या होता है? लिखना होता है। ये सोचो कि आप पहले क्या कर लोगे? लिखना सीख लोगे तो ये असंभव कार्य है। पहले पढ़ना सीख लोगे तो असंभव कार्य है। पहले व्यक्ति क्या करता है? सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर उसको क्या करता है? लिखता है। एक क्रम है आपके, 1 2 3 4, ये चारों आपके क्रम से लिखे गए हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। कैसे सीखे जाते हैं बेटा? एक क्रम से सीखे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पे आ गया है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे क्या कह रहा है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेरे प्यारे बच्चे, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाई, अगर कुछ चीज सिखाई जा रही या सीखी जा रही है तो वहां त्रुटि होना संभव है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसके मस्तिष्क को आप समझ पाओ क्यों त्रुटि कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सत्य कथन नहीं है यहाँ पे पूछा है। सत्य कथन नहीं है यहाँ पे पूछा है। कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है? हमें एक चीज ये बताओ बेटा, क्या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं क्या? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं क्या? क्या उसमें सुधार नहीं किया जा सकता? तो आप कहेंगे उसमें सुधार किया जा सकता है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? 3 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रुटियां सीखने सिखाने का प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है।
तो ये तीनों आपके हो सकते हैं। यहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता है? 3 नंबर का विकल्प आपका नहीं हो सकता, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। त्रुटियां अस्थाई नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती हैं? अस्थाई होती हैं। इसमें सुधार कराया जा सकता है बच्चे के। क्या कराया जा सकता है? सुधार कराया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, कठिन शब्दों का श्रुत लेख कर आना। देखो बेटा, कठिन शब्द आ गया तो ये आपका निगेटिव हो गया। हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव चाहिए। लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की दक्षता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे दोस्त? 4 नंबर का आंसर आपका करेक्ट है। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की दक्षता, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है बेटा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी मेरे प्यारे बच्चे? आतंकवाद पर निबंध या पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र नहीं, बल्कि होगा क्या यहाँ? बल्कि होगा क्या यहाँ? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। किस कक्षा में कह रहा है बेटा? पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति करना, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे उद्देश्य कौन सा नहीं है आपको बताना है, जो उद्देश्य नहीं है। कला शिक्षा को समेकित करना मतलब साथ साथ ले जाना, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, ये तो होगा बेटा। कला के माध्यम से अगर चित्र बना के आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसे किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों की रचनात्मकता में उसका क्या होता है? अगर घड़ी का चित्र दिखा दो बेटा, किसका चित्र दिखा दो? घड़ी का चित्र दिखा दो, तो बच्चे के अंदर दिमाग में कौंधने लगता है, कितने बजे छुट्टी होगी, कितने बजे से हमें लंच मिलेगा, इस तमाम चीजें आ जाएंगी। तो बच्चों की रचनात्मकता में क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों के खेल लेखन में परिपक्वता लाना, ये आपका 3 नंबर का विकल्प एकदम सही है। ये परिपक्व लाने के लिए कला शिक्षा का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चे को क्या भैया, लेखन में परिपक्व बनाने के लिए कला शिक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, इसलिए बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप के लिए होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बच्चे के स्तर पे देखना है आपको।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा यहाँ पे देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। सरल होती है इसलिए देना जरूरी है। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है इसलिए जरूरी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप के लिए होती है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे बच्चे की भाषाई पूंजी है। क्या है? भाषाई पूंजी है, जो अपने परिवेश से अपने घर से सीख के आया हुआ है। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। कुछ लोग बताएंगे भैया बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, लेकिन ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सर्वाधिक कौन सा बच्चे की भाषाई पूंजी है। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? कापियां भरवाना होता है तो आप कहेंगे नहीं। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना होता है तो आप कहेंगे नहीं। अभिभावकों को प्रसन्न करना होता है तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा? गृह कार्य क्यों दिया जाता है? तो सीखने को विस्तार देना। क्या मेरे प्यारे बच्चे? सीखने को विस्तार देना। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? ये विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ गया है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको जल्दी से बताना है कौन सा कथन सत्य है। जब हम किसी भाषा को अर्जित करते हैं तो भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तीनों गलत हैं बेटा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर आपका राइट आंसर है। कितना नंबर मेरे प्यारे बच्चे? 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक होती है। कैसी होती है भाई? स्वाभाविक होती है। आज के सेशन का पेडागॉजी का अंतिम प्रश्न है बेटा, भाषा विकास के संबंध में। किसके संबंध में? भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा विकास के संबंध में यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ये तो बात सही है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होती है, व्यक्ति के सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश के समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो ये भी पॉइंट तो आपका सही है। अब यहाँ पे 2 ही चीजें हैं बेटा, ये भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है या भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। ये दोनों पॉइंट तो आपके सही है। अब यहीं पे 2 में आपका एक सही आंसर है, एक गलत आंसर है। कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत आंसर? भाषा का विकास व्यक्ति के सापेक्ष होती है, ये तो आपका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे गलत आंसर कौन सा है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहे आपके पेडागॉजी के 15 प्रश्न। कितने प्रश्न मेरे दोस्त? पेडागॉजी की आपके 15 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम चलते हैं गद्यांश की तरफ। किसके तरफ? हम गद्यांश की तरफ चलते हैं। आइए गद्यांश को देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, गद्यांश के साथ में हमारे टाइपिस्ट महोदय ने क्वेश्चन भी करने का प्रयास किया है।
इसलिए गद्यांश थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इस गद्यांश को प्रयास करिएगा आप आसानी से पढ़ सको। यहाँ पे कह रहा है सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। कहाँ रहता आया है बेटा? सारा संसार किस गगन के तले? नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। किसकी बात कर रहा है बेटा? क्षितिज तक, जहां क्या मिलते दिखाई दे रहे हैं? धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है। क्या नहीं मानी गई है? कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी की इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ एक पाश्चात्य विद्वान है। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वे चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर सके। यह खुला आसमान, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यह बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक। किससे लेकर चींटी तक बेटा? हाथी से लेकर चींटी तक, हाथी से लेकर चींटी तक सभी, हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उसके जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जात से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता है। ये गद्यांश रहा आपका मेरे प्यारे बच्चे। इस गद्यांश पे आपको आंसर करने हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है क्षितिज किसे कहते हैं? अब देख लो भैया, क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। यहाँ पे कहीं है क्या? जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहां तक धरती दिखाई पड़ती है, जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो देख लो भैया क्या है, मिलते या मिले हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे दोस्त? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ए विकल्प लगाया है भाई, तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। कैसा है भाई? आपका आंसर काबिले तारीफ है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। अब देखो भाई यहां पे कहां है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता। अब देखो, उसका सिरा नहीं मिलता, या उसकी सीमा नहीं है, या उसका विस्तार अधिक है। इन तीन विकल्पों में कौन सा सबसे सशक्त विकल्प है? उस विकल्प को आपको बताना है। वो कौन सा विकल्प है जो सबसे सशक्त है? उस विकल्प को आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे। जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है। इस नजारे का कोई और छोर नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा विकल्प हो जाएगा? 3 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन से नंबर का? 3 नंबर का विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है फिट और इंसान शब्द देशज है, आगत है, तत्सम है, तद्भव है। अब देखो बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा है आपसे, फिट और इंसान ये दोनों कैसे शब्द हैं? फिट और इंसान शब्द कैसे शब्द हैं? जल्दी से आंसर करके बताएं। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएं बेटा। फिट और इंसान शब्द कैसे शब्द हैं? देशत है, आगत है, तत्सम है, तद्भव है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये देशज शब्द तो नहीं है। फिट आपका किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो क्या हो जाएगा? ये आगत शब्द हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? आगत शब्द हो जाएगा। इस आगत को हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं भाई? इसी शब्द को हम विदेशज शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गई? और इंसान ने जो लिखा बेटा ये किस भाषा का शब्द है? तो आप याद रखिएगा, इंसान आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे 2 नंबर आपका राइट आंसर है भाई। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? यहाँ पे बेटा बर्नार्ड शॉ है जीवन की एक खुली किताब मानते थे, पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से। तो आपको जल्दी से आंसर यहाँ पे कर देना है, खुली किताब से, खुली पुस्तक से। किससे किया है बेटा? खुली पुस्तक से। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। भैया आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किसी को जीने का अधिकार नहीं देना। क्या हो जाएगा भाई? किसी को जीने का अधिकार नहीं देना। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा विकल्प है? ये 4 नंबर है। 4 नंबर आपने भी लगाया है तो भाई आपका आंसर एकदम करेक्ट है। कितना नंबर लगाया है? 4 नंबर लगाया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको कैसा होना चाहिए? प्रकृति और आसमान बता रहे हैं सबको कैसा होना चाहिए? मन मर्जी करने का हक होना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक, या निडर बने रहने का हक। यहाँ भैया निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक होना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक होना चाहिए। तो सभी को भैया क्या होना चाहिए? जीने का हक होना चाहिए। डी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प भाई? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। गद्यांश से आधारित ये प्रश्न है बेटा, बहुत आसान होते हैं, केवल गद्यांश को भली भांति आप पढ़ लो। अगला प्रश्न है, आसमान हमें दिलाता है, आसमान हमें क्या दिलाता है? रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत ना करने का आग्रह। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहां पे आता है भाई। आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है?
आसमान हमें क्या दिलाता है भाई? रक्षा करने का वचन या साथ साथ रहने का अनुशासन। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, साथ साथ रहने का अनुशासन हमें आसमान दिलाता है। क्या दिलाता है? आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से, इतर जीवों से डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न है, किसी शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? यहाँ पे भय में नहीं किया जा सकता, जीव में नहीं किया जा सकता, स्वभाव में नहीं किया जा सकता, या प्रकृति में नहीं किया जा सकता। किस में नहीं किया जा सकता है, वो आंसर आपको जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर तेजी के साथ हमारे सभी बच्चों को बताना है। 23 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारे सभी बच्चों को तेजी के साथ बताना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे भय में क्या एक प्रत्यय जोड़ सकते हो? भय में एक प्रत्यय जोड़ोगे तो हमारा शब्द भाइक बनेगा। भाइक कोई शब्द होता है क्या? तो आप कहोगे नहीं, नहीं होता है। चलो, जीव में अगर एक प्रत्यय हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जीव में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? जैविक बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे दोस्त? जैविक बन जाता है। लेकिन अगर स्वभाव में हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? स्वाभाविक बन जाता है। स्वाभाविक बन जाता है। अप्राकृत में ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्राकृतिक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक प्रत्यय जोड़ने पे यहाँ पे प्रकृति में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, प्राकृतिक बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भय हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है? ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अपराध शब्द है, अपराध शब्द भाववाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। अपराध क्या है? जिस तरह से आपका बुढ़ापा होता है बेटा, उसी तरह से अपराध भी है। क्या होता है? जिस तरह से आपका बुढ़ापा होता है, स्त्रीत्व होता है, लड़कपन होता है, बचपन होता है, उसी तरह से भी है आपका अपराध। तो यहाँ पे अपराध शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मेरे दोस्त आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है बेटा? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भाई? भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला आपको गद्यांश दिया गया है। 115 से लेके 120 तक के प्रश्न का आंसर करना है, लेकिन 115 नहीं मेरे प्यारे बच्चे, 25 से 125 नंबर से लेके कहां तक करना है? 30 नंबर तक के प्रश्न का आंसर करना है। किसे पढ़ के? पद्यांश को पढ़ के। ये पद्यांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द पद्य है, दूसरा क्या है? अंश है। अंश का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। पद्य का भाग दिया गया है। चींटियां चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती। क्या दिया है बेटा? ईर्ष्यालु। ये ध्यान रखना। दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं सजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरती हैं कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका गद्यांश दिया है। यहाँ पे कह रहा है चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचता कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। किसमें कर रही हैं बेटा? संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। किसमें कर रही हैं? संकेतों में। यहाँ चींटियां आपस में बातचीत कैसे कर रही हैं? तो आपका आंसर होगा इस संकेतों से करती हैं। किससे करती हैं भाई?
संकेतों में करती हैं वे संधान। अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं, सबसे घृणा करने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं, पाने की इच्छा रखने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं, कुछ भी ना चाहने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ दूसरे से जलने वाला क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु कहलाता है। क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु कहलाता है। तो एक नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? एक नंबर का विकल्प आपका राइट आंसर है। चींटियों के स्वभाव में नहीं है, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, ईर्ष्या करना चींटियों के स्वभाव में नहीं है, संदेश पहुंचाना नहीं है, दौड़ भाग करना नहीं है, जीवन को परखना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, चींटियां क्या ईर्ष्या करती हैं? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? गद्यांश के अनुसार आपका ये विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वजों की गंध से। किसकी गंध से बेटा? पूर्वजों की गंध से। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां, मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां कैसे रखती हैं? पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं या याद रखती हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पे क्या होगा? मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां याद रखती हैं या भूल जाती हैं? तो आप याद रखिएगा, याद रखती हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं। मगर का अर्थ क्या है? मगर का अर्थ केवल होता है, मगर का अर्थ परंतु होता है, मगर का अर्थ मगरमच्छ होता है, या मगर का अर्थ घड़ियाल होता है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर परंतु होगा तो आपका राइट आंसर है, क्या होगा? परंतु होगा, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आवर कोर्सेस, हमारे कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं? टीजीटी का कोर्स चल रहा है, पीजीटी का कोर्स चल रहा है, एलटी का है, जीआईसी का है, यूजीसी नेट जेआरएफ के कोर्सेज। इसके अलावा आप सीटेट देखो, आप पढ़ ही रहे हो, यूपी टेट की आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। यस टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस और एनबीएस के लिए द स्मार्ट विजन क्लासेज लेके आया है आपके लिए क्या? सौगात लेके आया है मेरे प्यारे दोस्त, फ्री ऑफ कास्ट। पैसे देने ही नहीं है, हमारे साथ द स्मार्ट विजन ऐप को इंस्टॉल करिए और वहां से अपने कंटेंट को पढ़िए। बाकी वाईटी पे आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए मेरे दोस्त, क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। अगले पॉइंट पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, भरोसे का प्रतीक। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे साथ बिताया मेरे प्यारे दोस्त। क्या बिताया? बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं, हमारा संस्थान दिल से शुक्रगुजार है। तो आइए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।